हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बस आप क्लास में अंत तक बने रहिए। क्लास में हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज करा सके और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। हमारा उद्देश्य यही है कि एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज से बाहर न जाए और आप सभी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो। बस हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और लगातार हमारी क्लासेज को देखते रहिए। तो जितना हो सके आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई। टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर कि बालकों में होने वाला रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण बालकों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स जबकि बड़ों में ओस्टोमलेशिया नामक अस्थि विकार उत्पन्न हो जाता है। रिकेट्स की वजह से बच्चों की हड्डियां कोमल तथा कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ती हुई हड्डियां मिनरल, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण भलीभांति नहीं कर पाती, जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम या फास्फोरस का स्तर कम हो जाता है, जिससे हड्डियां नाजुक हो जाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिए। तो यहाँ पर जो विटामिन डी की कमी का कारण बच्चों में यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, वहीं बड़ों की यहाँ पर बात करें तो ओस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2, मिक्सोडिमा निम्नलिखित कमी से होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मिक्सोडिमा निम्नलिखित कमी से होता है, तो किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आयोडीन की कमी के कारण। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मिक्सोडियम आयोडीन की कमी से होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शरीर गठन संबंधी रोग है जो थायराइड ग्रंथि की न्यून क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। थायराइड रस की कमी के कारण विभिन्न आयु में विभिन्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अतः आयु के अनुसार मिक्सोडिमा के विभिन्न नाम भी है। भ्रूणावस्था या शिशु काल में होने वाला रोग, जड़मनता यौनारंभ काल में होने वाला वयस्क मिक्सोडिमा कहलाता है। वैसे मिक्सोडिमा 2 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार थायराइड रस की कमी का कारण थायराइड ग्रंथि का रोग होता है, जिससे यह ग्रंथि रस बनाने की अपनी सामान्य क्रिया नहीं कर पाती है, तथा दूसरे प्रकार में शल्य क्रिया में जब थायराइड ग्रंथि काट दी गई हो तब रस की कमी या रस की अनुपस्थिति हो जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इस रोग से अधिक पीड़ित रहती है। एक ही वंश के रोगियों को यह रोग बहुधा मिलता है तथा माता पिता द्वारा संचालित होता है। गलघंट के स्थानीय कमारी स्थान में माँ के शरीर में आयोडीन की कमी से शिशु की थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास न होने पर शिशु को यह रोग हो सकता है। तो ये रोग ज़्यादातर माता पिता से होता है, ज़्यादातर ये स्त्रियों में देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। और जो हमारे क्वेश्चन का आंसर वह है यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण। वही मिक्सोडिमा 2 प्रकार का होता है, ये भी यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए और इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा, लार, जल या रक्त। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तांबा सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तांबा सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति अल्प मात्रा में तांबा एक अति महत्वपूर्ण व आवश्यक खनिज लवण है। यह रक्त में प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन एवं सेरेब्रोप्लाज्मिन के रूप में उपस्थित रहता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में 100 से 150 मिलीग्राम तांबा रहता है। वृक्क, यकृत, हृदय एवं मस्तिष्क में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो उस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन खालिस्तान हो सकता है।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया लौह और जल पुनः प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन लवण और जल पुनः प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति, और चौथा ऑप्शन पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि अधिकांश अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन लवण और पुनः प्राप्ति हो सकता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से गंभीर नमक और पानी प्रतिधारण हो सकता है, क्योंकि उच्च परिसंचारी कैटेकोलामाइन के कारण गुर्दे के रक्त प्रवाह में कमी हो सकती है। एल्डोस्टेरोन का उच्च स्तर भी सोडियम में योगदान कर सकता है और जिससे पानी प्रतिधारण होता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है? मिथियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन या सेरीन? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो मनुष्य के लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल वह है मिथियोनिन। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मिथियोनिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण से की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चले कि अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जो शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह अमीनो अम्ल जो शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उन्हें आहार से लेना आवश्यक हो जाता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है मिथियोनिन। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाते चलिए। फ्रेंड्स, जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं और जो हम आपको इनकी व्याख्या कराते हैं उन्हें आप ध्यान से देखते चलिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उन्हें आप साथ साथ नोट करते चलिए, ताकि आप बाद में उनका रिवाइज कर सको। और काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है अगर आप इन पॉइंटों को यहाँ पर नोट करते चलते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, क्रैपिंग है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए बुनाई, परिसज्जा, करघे का मुख्य भाग या इनमें से कोई नहीं। TGT परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्रैपिंग क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो क्रैपिंग ये होती है एक प्रकार की परिसज्जा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, लंबा दिखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चौकोर डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी उपयुक्त रहती है, या बड़े डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। PGT परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि लंबे दिखने के लिए हमें कैसे यहाँ पर कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं लंबा दिखने के लिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, टर्सल प्रयास है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखें झुकाव, बैठना, दूसरा ऑप्शन रोकना, तीसरा ऑप्शन उठाना, खींचना, चौथा ऑप्शन टांग पैर की गति। यूपी TGT परीक्षा 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने की टर्सल प्रयास है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा झुकाव या बैठना, ये टर्सल प्रयास है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह व्यवस्थापन क्रिया में प्रयुक्त प्रयास। यहाँ पर गृह व्यवस्थापन यहाँ क्रियाओं में प्रयुक्त यहाँ पर प्रयास दिए गए, जिसमें मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, पेडल प्रयास, दृश्य प्रयास और टर्सल प्रयास यहाँ पर दिया गया है। मानसिक प्रयास में तर्क करना, निर्णय लेना, सोचना, याद रखना आदि आते हैं। वहीं शारीरिक प्रयास में बर्तन धोना, किसी चीज को ढकना, समस्त घरेलू कार्य ये यहाँ पर शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आते हैं। वहीं पेडल प्रयास में खड़ा होना, चलना, दौड़ना और उठना आएगा। दृश्य प्रयास में देखना, खोजना, समायोजित करना ये इसमें आते हैं। वहीं टर्सल प्रयास में झुकाव, बैठना, खेती बाड़ी का काम करना और फसल काटना आता है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह यहाँ पर झुकाव और बैठना, ये टर्सल प्रयास के अंतर्गत आएगा। वैसे आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट सभी ये आप नोट करते चले। आपसे एग्जामिनर यहाँ से मानसिक प्रयास भी पूछ सकता है, शारीरिक प्रयास भी पूछ सकता है, पेडल प्रयास भी पूछ सकता है और दृश्य प्रयास भी यहाँ से पूछ सकता है। तो इन सभी को आप नोट करते चलिए कौन कौन से प्रयास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत,
व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये यहाँ पर चयन का सिद्धांत भी यहाँ पर होगा, नियोजन का सिद्धांत भी होगा और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी होगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किन के अनुसार ये कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अगर टैसिक के कारण यहाँ पर अनुसार, बेयर के अनुसार, नीरू गर्ग के अनुसार या ग्रोसस और क्रेंडल के अनुसार। टीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। तो ये किसके अनुसार कहा गया है, यहाँ पर बेयर के अनुसार। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, खाली स्थान आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजना, चुनना, स्वीकार करना या कार्य करना। टीजीटी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आयोजना आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, गृह प्रबंधन, परिवार प्रबंधन, हाउस कीपिंग, संसाधनों की देखरेख। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वो गृह प्रबंधन कहलाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक परिवार को चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को गृह प्रबंधन कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सबसे सरल अर्थों में गृह प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साधनों का उपयोग एवं उसकी रचना सम्मिलित होती है। गृह प्रबंधन पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य तरीका है। व्यवस्थापक के सामने अपने साधनों के उपयोग की चुनौती होती है, जिसे वह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है। इन साधनों के अंतर्गत न केवल समय, शक्ति, धन और भौतिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, किंतु साथ ही ज्ञान, रुचि, योग्यता, कौशल, पारिवारिक सदस्यों की अंतर्क्रिया, स्थायी आयोजन एवं सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, जो और हमारे क्वेश्चन का आंसर है गृह प्रबंधन। ये भी आप यहाँ से नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार क्लास में आए तो क्लास को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। मंदिर, अस्पताल, स्कूल या परिवार। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है एकल परिवार। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए व्यास का, हेनरी मैन का, कौटिल्य का, या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है जिसे आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए कि जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। तो ये कथन आपको बताना है कि किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है हेनरी मैन के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सामाजिक मान्यताएं, निर्धनता, अज्ञानता, या इनमें से सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। पीजीटी परीक्षा 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से ये सभी व्यक्ति की आवश्यकता में बाधक कार्य कारक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह दिन रात अथक प्रयास करता है, किंतु कुछ ऐसी बाधाएं होती है जो उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं होने देती है, जो निम्नलिखित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं दी गई है जिसमें संसाधनों का अभाव, अज्ञानता व जानकारी का न होना, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, समय की कमी, आवश्यकताओं का निरंतर उत्पन्न होना और कर्मठता का अभाव व कार्य की अनिच्छा, ये सभी यहाँ पर बाधाएं दी गई। तो इन्हें भी आप यहाँ पर नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, विशेष विवाह अधिनियम सन खाली स्थान में बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख 1950, 1997, 1954 या 1964। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम यहाँ पर पूछा गया है कि किस सन में यहाँ पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विशेष विवाह अधिनियम सन 1954 में बनाया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष रूप प्रदान करता है। यह भारत में अंतर धार्मिक एवं अंतर जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्राप्त करने हेतु बनाया गया है। यह नागरिक अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी विधि पूर्वक करने की अनुमति देता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते चलिए। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यह है 1954। ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? यहाँ पर इंपोर्टेंट लगाते चलिए क्योंकि यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताने कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मैकाइवर तथा पेज, ऑलपोर्ट, अल्फ्रेड एडलर, आर्गमन तथा निम्कोव। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है मैकाइवर तथा पेज के द्वारा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? संतानोत्पत्ति, धनोपार्जन करना, मनोरंजन करना, स्थिति प्रदान करना। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें से यहाँ पर परिवार का जो जैविक कार्य है वह है संतानोत्पत्ति करना। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, परिवार का घर बार से संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें आंशिक तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, काल्पनिक तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर। यहाँ पर आपसे परिवार का घर बार से संबंध आपसे पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिवार का घर बार से जो संबंध है वह है प्रत्यक्ष तौर पर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, इस कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन ए, एक परिवार में इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो कि एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। कारण यहाँ पर दिया गया है व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदारी बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर देगा ए गलत है और आर सही है। तीसरा ऑप्शन देगा ए और आर दोनों सही है। चौथा ऑप्शन देगा ए और आर दोनों गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अभिकथन और कारण यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर या इनमें से किसी पर नहीं। पीएचडी परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, कार्य के समय को मापन का एक उपकरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, समय अनुसूची, समय का क्रम, कार्यों का क्रम या कार्यों का चक्र। जीआईसी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कार्यों के समय को मापन का एक उपकरण होगा यहाँ पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले ही सही होगा, समय अनुसूची। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के द्वारा। कार्य के समय को मापन का एक उपकरण समय अनुसूची है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। समय अनुसूची का प्रयोग करके हमारा हर कार्य निर्धारित समय पर होता है तथा हमें कब क्या कार्य करना है उसकी एक सूची बना लेते हैं और उस सूची में कब क्या करना है, किस समय करना है, कितने घंटे करना है, ये सभी सम्मिलित रहता है। तो इसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, चिड़चिड़ाहट, उदासी, थकान या अवसाद। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से कहा जाता है थकान। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के द्वारा। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को थकान कहा जाता है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्या को हल करने के लिए जरूरी है कि थकान के रूप में और इसका मानसिक व शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा जाए। शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, औद्योगिक व्यवस्थापन व गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में इन पर काफ़ी अध्ययन किया गया है। प्राचीन अध्ययनों में शारीरिक थकान पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक अध्ययनों में यह माना जाता है कि कई प्रकार के थकान के कारण और परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है, अर्थात पूर्व में किए गए कार्य के कारण थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक थकान की वह स्थिति है जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादकता में कमी करती है। तो इस व्याख्या को आप इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर थकान। तो व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए, कहीं से भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, खाली स्थान सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कार्य, कौशल, अकार्य, परिवर्तन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्य सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान कार्य करने का तरीका है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कौशल, ज्ञान, मनोवृत्ति या उपरोक्त सभी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो कौशल भी होगा, ज्ञान भी होगा और मनोवृत्ति भी होगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। रॉबर्ट स्पेंसर, सैम्पसन, रॉबर्ट मैगर या BS ब्लूम। आपको यहाँ पर बताना है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है BS ब्लूम के द्वारा। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सर्वोत्तम प्रसार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना है।
जिसमें ग्रामीणों का दृष्टिकोण बदलना, ग्रामीणों को जागरूक करना आदि आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर BS ब्लूम। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है मलमल, रेशमी, सूती या कृत्रिम। टीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा होगा, तो कौन सा कपड़ा यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है सूती कपड़ा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हाथ से, डिटर्जेंट पाउडर और पानी से, धोने की मशीन, पाउडर और पानी से, हाथ से, साबुन और पानी की सहायता से, या सूक्ष्म धुलाई की विधि से। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सूक्ष्म धुलाई विधि से। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देगा ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर या रेशमी वस्त्रों पर। आपको यहाँ पर बताना है कि मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से दी जाती है, तो किस वस्त्रों पर दी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सूती वस्त्रों पर। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मर्सराइजिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग सूती वस्त्रों पर किया जाता है। सूती वस्त्रों को जब धावन सोडा यानी कास्टिक सोडा के साथ उपचारित किया जाता है तब उनमें उत्कृष्ट कोटि की रेशम सी चमक आ जाती है। ऐसे सूती वस्त्रों को मर्सरीकृत सूत या वस्त्र कहते हैं तथा मर्सरीकृत होने की प्रक्रिया को मर्सराइजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह है सूती वस्त्रों पर। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए और इम्पोर्टेंट इस व्याख्या को भी लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए लेई, तेल, मोम या गोंद। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है मोम का। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कैरोटीन, फाइब्रिन, सेलुलोज या पॉलीमर्स। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोज। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 35, पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, फैशन के लिए, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए, ये सभी। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य है, तो किस उद्देश्य से यहाँ पर पोशाकों में योक लगाई जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी। इन सभी उद्देश्यों से यहाँ पर पोशाकों में योक लगाई जाती है। पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, फैशन के लिए और वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन का निर्माण करता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिडल, वेबर क्रॉस, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स या LH देसाई-पिसज। आपको यहाँ पर बताना है कि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन के निर्माणकर्ता कौन है। पिछली परीक्षा 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स के द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन की यहाँ पर इनके द्वारा निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेयॉन बनाने की यह सर्वाधिक प्राचीन विधि है। 1884 में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन का निर्माण किया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इनमें कपास पर नाइट्रिक व गंधक के अम्ल की अभिक्रिया करके उसका घोल तैयार कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस गाढ़े घोल को पतला करने के लिए ईथर या अल्कोहल मिला दिया जाता है। ईथर या अल्कोहल भाप बनकर वाष्पित हो जाता है तथा घोल
अविरल धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इन धागों को कृत्रिम विधि से सुखा लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके निर्माण करता है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स, और इनके द्वारा इस विधि का प्रयोग कब किया गया था? 1884 में किया गया था। और यहाँ से इंपॉर्टेंट व्याख्या बन रही, इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे मुर्री, कसीदा, किरोपा या अजरल। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना है और आपको बताना है कि सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है अजरल। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सिंधी कढ़ाई पारंपरिक कला है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पीढ़ियों से चली आ रही है। विभिन्न सिलाई तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए जटिल डिजाइन और पैटर्न सिंधी लोगों की सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। सिंधी कढ़ाई का सबसे आम रूप या दूसरा नाम अजरल है। इसका अर्थ है अरबी में नीला। नीला है। सिंध के मूल निवासी इस वस्त्र को बहुत शुभ मानते हैं क्योंकि ये इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर अजरल। ये भी आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण या विरंजक चूर्ण का प्रयोग। यहाँ पर आपको बताने 4 ऑप्शन दिए गए। अच्छा होता है, खराब होता है, श्रेयस्कर होता है या कोई भी सही नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण या विरंजक चूर्ण का उपयोग कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, श्रेयस्कर होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़ों की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य में से एक है। ऑप्शन यहाँ पर देखे बच्चों के, गृह स्वामी के, गृहिणी के या दर्जी के। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़ों की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य किसका होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये प्रमुख कर्तव्य होता है गृहिणी के। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक गलत है। यहाँ पर कुछ रेशम की विशेषताएं दी गई, इनमें से कौन सी गलत है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा गया है कि इसमें से गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होगा कि इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए विकल्पों में भी गलत है क्योंकि उपयोग किए गए संसाधनों के आधार पर रेशम के विशिष्ट गुरुत्व का घनत्व 1.25 से यहाँ पर 1.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया गया है। रेशम की प्रकृति के कारण यह संभव है कि फाइबर के साथ साथ फाइबर बनाने वाले विभिन्न प्रकार के पतंगों के बीच घनत्व भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है 1.25 से लेकर 1.34 यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर 2.5, जो यहाँ पर यही यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण लगाते हुए चलिए, यहाँ पर पुस्तक दी गई लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ये पुस्तक आपको बताने की किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए डार्विन, पियाजे, प्रेयर या टाइडमैन। आपको बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है जीन पियाजे के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो बाल विकास पर अपने कार्य हेतु जाने जाते हैं। पियाजे ने बच्चों की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा ही हमारे समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है। लैंग्वेज एंड थॉट चाइल्ड के लेखक जीन पियाजे हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पुनर्बलन द्वारा, प्रतिरूपण द्वारा, परिपक्वता द्वारा या वातावरण द्वारा। टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिपक्वता द्वारा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा आपको बताना है कि प्रथम अवस्था कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संवेदी पेशी अवस्था। ये जीन पियाजे के द्वारा प्रथम अवस्था है। इसका समय भी यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो 0 से 2 वर्ष की ये अवस्था होती है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। मामा, नाना, दादा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रोने की आवाज़ या ध्वनि, बबलाना की आवाज़ या ध्वनि, कुइंग ध्वनियाँ या इशारे। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलिए। आपको यहाँ पर मामा, नाना, दादा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बबलाना की आवाज़ या ध्वनि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बबलाना या बेबलिंग 6 से 10 महीने की बीच की का शिशु बबलाना शुरू कर देता है। वह मामा, नाना, दादा जैसे अक्षरों को बार बार दोहराते हैं ताकि हम दादा की, मामा, बादा या दादा जैसी आवाज़ें सुन सके। इसे बड़बड़ाना कहते हैं या बबलाना कहते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर बबलाना। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, तो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। पिंसर ग्राफ्स उम्र तक विकसित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 18 माह, 12 माह, 24 माह या 6 माह। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। तो आपको बताना है कि पिंसर ग्राफ्स उम्र तक विकसित होता है, तो किस उम्र तक विकसित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ये विकसित होता है 12 माह की उम्र तक। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पिंसर ग्राफ्स यानी किसी चीज को अंगूठे या फर्स्ट फिंगर के बीच पकड़ना। किसी शिशु में पिंसर ग्राफ सिकल 12 माह या 9 से 10 महीने में विकसित होती है, लेकिन इसका समय हर शिशु के हिसाब से अलग भी हो सकता है। पिंसर ग्राफ मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच के समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 12 माह, अगर ऑप्शन में हो यहाँ पर 9 से 10 माह, तो ये भी यहाँ पर सही होगा। तो ये विकसित हो जाती है लगभग यहाँ पर 9 से 10 माह या 12 माह के समय तक। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है। यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है या उपरोक्त सभी। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर पहली अवस्था भी, ये यहाँ भी पहला ऑप्शन भी सही है। यह अपनी पहचान खोजने की अवस्था भी होती है और यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46। काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, किशोरावस्था से, संवेदीगामक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि काल्पनिक श्रोता दर्शक संबंधित है, तो किस अवस्था से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, किशोरावस्था से संबंधित है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48। विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, उन परिवर्तनों का अध्ययन जो सार्वभौम प्रतीत होते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीएचडी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
आपको यहाँ पर बताना है कि विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मासिक धर्म कितने दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 10 दिन, 25 दिन, 20 दिन या 28 दिन। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि मासिक धर्म कितने दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मासिक धर्म 28 दिनों का होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मासिक धर्म 28 दिन का होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मासिक धर्म चक्र एक महिला में हर महीने गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करता है। मासिक धर्म यह दर्शाता है कि शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं। मासिक चक्र के शुरू के दिनों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ना शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसे भी यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। सामान्य तौर पर मेस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन की होती है। सबका साइकिल अलग अलग हो सकता है, किसी को 28 दिन में तो किसी को 30 तो किसी को 35 दिन पर भी हो सकता है। अगर आपका साइकिल 28 दिन का है तो 29 या 30 दिन तक आपको पीरियड नहीं हुआ तो आप इसे लेट मान सकते हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट व्याख्या आप लगाते चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्त्रियों में ये अलग अलग यहाँ पर इसका समय होता है, तो ये साइकिल अलग अलग होती है। ये भी आप नोट करते चलिए और इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा 28 दिन का होता है। यहाँ पर ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम आपसे अभ्यास प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। हार्मोन्स की उपयोगिता यहाँ पर है। आपको बताना है कि हार्मोन्स की उपयोगिता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को बलवान बनाना या शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि हार्मोन्स की उपयोगिता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। हार्मोन्स की उपयोगिता है शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हार्मोन्स या ग्रंथि रस या अंतरस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। हार्मोन्स साधारणतः अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं या ऊतकों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक दूत भी कहते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा भी अधिक प्रभावशाली होती है। इन्हें शरीर में अधिक समय तक संचित नहीं रखा जा सकता है, अतः कार्य समाप्ति के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, अतः उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। हार्मोन की कमी या अधिकता दोनों ही सजीव या व्यवधान उत्पन्न करती है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए और जो भी व्याख्या से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उन्हें भी आप साथ साथ नोट करते चलिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 14, 8, 20 या 22। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा हो सके। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आज ही क्लास से आपको कितना फायदा हुआ, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, कितना आपका स्कोर है, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।